नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर पहले ही दबाव बढ़ता जा रहा है। किसानों के तमाम संगठन मैदान में उतर पड़े हैं। अभी 12 फरवरी को उन्होंने ज़बरदस्त राष्ट्रीय हड़ताल की थी, बंद किया था, प्रदर्शन किया था और अपनी शंकाएं जाहिर की थी कि किस तरह से मोदी सरकार अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर डील कर रही है और उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को दांव पर लगा रही है। किसानों के और डेयरी उत्पादकों के जो लोग हैं, उस प्रोफेशन में जुड़े हुए लोग हैं, उनके हितों को दांव पर लगा रही, उनकी हितों की बलि चढ़ा रही है। तो पूरे देश में एक शक शुबह का माहौल पहले से ही है, मोदी सरकार के इरादों नीयत की वजह से, और दूसरा वो जिस तरह से अमेरिका के दबाव में चल रही है कि सारे फैसले वाशिंगटन से हो रहे हैं, सारी घोषणाएं वाशिंगटन से या ट्रंप कर रहे हैं, और जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं ट्रेड डील में, वो अमेरिका डिक्टेट कर रहा है भारत सरकार को, मोदी सरकार को। ये बहुत साफ दिख रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुहिम के साथ खड़े हो गए हैं। तो पहले भी संसद के अंदर भी उन्होंने कृषि के सवाल को उठाया था और उसके बाद लगातार वो इस पर कार्यक्रम भी कर रहे हैं, ट्रेड डील को लेकर वीडियो भी जारी कर रहे हैं। और अब उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से 5 सवाल कर डाले हैं। राहुल गांधी का इस मुहिम में शामिल होना या इस तरह से प्रोएक्टिव होकर फोर फ्रंट पर आकर संघर्ष करना या मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे को उठाता है तो उसकी गंभीरता और उसकी अहमियत बढ़ जाती है, और वो सवाल जो किसानों के बीच तक रह जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष के ज़रिए पूरे देश के आवाम तक पहुंचने लगते हैं। तो राहुल गांधी जिस तरह से किसानों के और डेयरी उत्पादकों के या टेक्सटाइल सेक्टर के या ट्रेड डील से जितने भी सेक्टर भारत के प्रभावित होने वाले हैं, उनको बारी बारी से उठा रहे हैं। और अब ये जो 5 सवाल उन्होंने किए हैं, ये सीधे तौर पर जो ट्रेड डील से एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर प्रभाव पड़ने वाले हैं, उनसे जुड़े हैं। तो आइए एक एक करके उन तमाम सवालों को जो उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछे हैं, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी सवाल का जवाब देते नहीं हैं, वो सवालों से भागते हैं। इसीलिए पिछले 12 सालों में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी हिम्मत नहीं की है। उन्हें मीडिया का सामना करने से डर लगता है, उन्हें संसद का सामना करने से डर लगता है। संसद से भागते हैं, मीडिया से भागते हैं और किसी भी तरह की जवाबदेही से भागते हैं। बहरहाल, नेता प्रतिपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है, और जो भी ट्रेड डील को शंका की नज़र से देख रहे हैं, उनका काम है कि वो सवाल पूछें और सवाल के जवाब मांगे। तो उस लिहाज से राहुल गांधी ने जो सवाल किए हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पर एक एक करके आते हैं। उनका पहला सवाल ये है कि डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है। अभी मैं डीडीजी एक्सप्लेन करूंगा। तो उनका सवाल है कि डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है। क्या इसका मतलब ये है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? एक बहुत ही मौजूद सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है। डीडीजी यानी डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स, जब मक्के से एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का उगाया जाता है। अब ये जो डीडीजी है, इसको मोदी सरकार अमेरिका से क्यों आयात कर रही है, इस पर सवाल खड़ा किया है राहुल गांधी ने। और उन्हीं ने नहीं, और भी जो जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे इस पूरे प्रश्न से जुड़े 3 सवाल हैं, इसके 3 हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि डीडीजी क्यों आयात किया जा रहा है। अगर डीडीजी आयात किया जाता है तो फिर भारतीय डेयरी सेक्टर
अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा पशुओं के चारा के लिए, जो कि एक तरह से पर निर्भरता होगी। हम अपने पशुओं के लिए अपने चरागाह क्यों नहीं बनाते हैं? उनके लिए हमारे जो कृषि क्षेत्र है वो जो चारा पैदा कर रहा है उससे उनको फीड करने के बजाय अमेरिकी चारा मंगाने का क्या मतलब है? अगर ये होता है तो इसका दूसरा हिस्सा ये है कि इसका कृषि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर अमेरिकी चारा आएगा तो भारतीय चारा उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसकी कीमत भी गिर जाएगी। तो किसान जो पहले से ही डिस्ट्रेस में है उन पर दबाव और बढ़ जाएगा। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि अभी तक भारत ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का को स्वीकृति नहीं दी है और इसलिए ये जैव सुरक्षा का मसला है, और इसे जब उसने मंजूरी नहीं दी है तो अमेरिकी मक्का, जो अमेरिकी चारा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का से निकल रहा है, उसको वो क्यों भारत में एंट्री दे रहे हैं, उनको भारत में क्यों आने दे रहे हैं? इसका तीसरा हिस्सा ये है कि अगर अमेरिका से ये जो मक्का आता है तो उसका जो भारत में मक्का उत्पादन करने वाले किसान हैं उन पर बहुत असर पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि अमेरिका में किसानों को बड़ी भारी सब्सिडी दी जाती है। एवरेज वहाँ पर हर किसान को साल में 65 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जबकि भारत में ये जो धन है वो करीब 12,000 के आसपास है। ये रकम इतनी कम है, तो हमारा किसान पहले ही दबाव में है। उधर अमेरिका भयंकर सब्सिडी वाली खेती करता है और उसको सस्ते में निर्यात करेगा हमको। हमारे किसान उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमारे किसानों के प्रोडक्ट के दाम गिर जाएंगे और इससे उनकी हालत और ख़राब होगी। तो ये इसीलिए किसान संगठनों ने इसे कृषि निर्भरता की शुरुआत बताई है, मतलब बाहरी निर्भरता की शुरुआत बताई है। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने इसके इनडायरेक्ट एंट्री पर भी चिंता जताई है। अब राहुल गांधी के दूसरे सवाल पर आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे? अगेन वही सवाल है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन को ऑयल को क्यों मंगाना चाहते हैं? ठीक है, हमारे यहाँ ऑयल की शॉर्टेज है और हम पहले भी मंगाते रहे हैं बाहर से तेल, लेकिन अब पूरी तरह से खोल देना अमेरिका के लिए ये दरवाजे, ये हमारे सोया किसानों के लिए बहुत आत्मघाती होगा। उनके जो कमाई है, इनकम है, उस पर ज़बरदस्त असर पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको ध्यान में रखा जाए और जो सोया किसान हैं उन पर असर न पड़े। लेकिन ये दोनों स्तरों पर ये ज़बरदस्त मोदी सरकार एक तरह से विश्वासघात कर रही है कि सस्ता जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कि हम नहीं मंगाना चाहिए एक तो उसको मंगा रहे हैं और वो आएगा तो घरेलू बाज़ार में कीमतों को बहुत गिरा सकता है और इससे जो किसान पहले ही लागत और एमएसपी के अंतर के कारण दबाव में हैं, नया आयात उनके लिए एक और बड़ा झटका साबित होगा और ये किसानों के हितों की दीर्घकालिक अनदेखी हो रही है। किसान संगठनों ने इसे आत्मनिर्भरता बनाम आयात निर्भरता की कहा है, यानी ये आयात निर्भरता पर जोर दे रही है और ये हमारे पूरी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट सेक्टर के लिए बहुत ही घातक है। तीसरा सवाल उन्होंने उठाया है कि जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? क्या ये समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? आप जानते ही हैं कि पीयूष गोयल हो या सरकार के दूसरे कृषि मंत्री वो कह चुके हैं
इस पूरे जो एग्रीमेंट अभी तक सामने आया है उसमें एडिशनल प्रोडक्ट्स करके छोड़ दिया गया है, उसको खुला रखा गया है, स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि ये प्रोडक्ट आएंगे। और जब आप उसको खुला छोड़ देते हैं तो उसमें ये गुंजाइश बन जाती है कि भविष्य में आप दूसरे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको भी लाकर इस लिस्ट में शामिल की जा सकती है, जैसे दालें, मक्का, डेयरी प्रोडक्ट्स, कपास जैसी फसलें भविष्य में आयात में सूची में आ सकती हैं। आयात पर वैसे भी भारत सरकार पहले ही पूरा टैरिफ खत्म कर चुकी है और इससे बाज़ार धीरे धीरे खुलता जाएगा और हमारे किसानों की का दम निकलने लगेगा। तो एक ये दूसरा एडिशनल जो इन कहते हैं ना एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता बना के रखना, जिसमें बाद में किसी तरह का खेल किया जा सके, किसी तरह का परिवर्तन किया जा सके, तो ये खतरा इसमें है। चौथे सवाल पर आते हैं, नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है। क्या भविष्य में भारत में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्योरमेंट को कमज़ोर करने या एमएसपी और बोनसेस को कम करने का दबाव डाला जाएगा। हम अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र को, डेयरी प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए, प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए और दूसरे सेक्टर्स को भी बचाने के लिए बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर लगाकर रखे हुए हैं। अब ये जो डील कर रही है मोदी सरकार अमेरिका के साथ, उसमें उन ट्रेड बैरियर्स को हटाने की बात हो रही है। ट्रंप ने तो सीधे सीधे कह दिया कि ज़ीरो ट्रेड बैरियर होंगे, लेकिन अगर कुछ भी हटते हैं तो उसका असर सीधे हमारे खेती पर पड़ेगा। और जो आशंका है कि एक तो टैरिफ कम करने से अमेरिकी प्रोडक्ट्स भारत में आएंगे और दूसरी तरफ अगर ये बैरियर भी हटने लगे तो और भी बड़े पैमाने पर अमेरिकी प्रोडक्ट्स भारत आएंगे और इसका सीधा असर हमारे किसानों पर, खेती पर पड़ेगा। और जो हम अपने किसानों को किसी तरह से, चाहे वो एमएसपी के ज़रिए मदद करते हों या किसी तरह का बोनस देकर मदद करते हों, वो भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। और ये जो बैरियर्स कहते हैं, ये अमेरिका के हिसाब से बैरियर्स हैं, इनको हटाने के लिए सरकार तैयार हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का इरादा, एजेंडा भारतीय कृषि को चौपट करके अमेरिकी उत्पादकों पर निर्भर करना है और धीरे धीरे ये भारतीय कृषि को जो कहा जा रहा है कि कारपोरेट्स के हाथों में सौंपना है, ये उस एजेंडे का हिस्सा दिख रहा है कि किसानों को पूरी खेती से बाहर कर दो। या तो अमेरिकी किसान होंगे या यूरोप के किसान होंगे या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के किसान और डेयरी प्रोड्यूसर होंगे या भारत में अंबानी और अडानी ही प्रोड्यूस करेंगे और वही बेचेंगे। तो किसानों को जड़ मूल से खत्म करने का ये एक ज़रिया इस डील के ज़रिए खोला जा रहा है। फिर उनका अंतिम सवाल है कि एक बार दरवाज़ा खुल गया नॉन ट्रेड बैरियर्स का, तो हर साल इसे और ज़्यादा खुलने को से हम कैसे रोकेंगे। यानी आपने एक बार अगर कुछ ट्रेड बैरियर हटा दिए तो अगली बार फिर और ट्रेड बैरियर को हटाने का दबाव पड़ेगा, फिर और पड़ेगा, फिर और पड़ेगा, और इस तरह से धीरे धीरे हम सारे ट्रेड बैरियर्स हटाते जाएंगे और विदेशी आयात के लिए रास्ता खोलते जाएंगे, विदेशी प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाज़ार को खोलते जाएंगे और उनकी डंपिंग शुरू हो जाएगी। और हमारे जो उत्पादक हैं, जो देशी उत्पादक हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट पैदा करने वाले लोग हों, उनका पूरा जो पूरा सिस्टम है वो चरमरा जाएगा। वो ऑलरेडी जो लागत है उनकी प्रोडक्शन की, वो पहले ही बहुत ज़्यादा है और इसीलिए किसान लंबे समय से एमएसपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी के फार्मूले के तहत ये मांग कर रहे हैं, कर्ज माफ़ी की मांग कर रहे हैं, कई और मांगे हैं ताकि किसान अपना काम कर सके। लेकिन सरकार यहाँ पर जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे ऐसा लगता है कि वो किसानों की मदद करने के बजाय कुछ किसानों को नष्ट करने और ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। फिर इन सब के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है जो राहुल गांधी ने अभी नहीं पूछा है, लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञ पूछ रहे हैं कि जब इस पैमाने पर आप
इन सेक्टर्स में इतने बड़े कदम उठाने जा रहे हैं, इतने बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं, अपने बाज़ार को विदेशी उत्पादकों के लिए खोलने जा रहे हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस तरह के मामलों में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी राय ली जाए, उनकी भी सुनी जाए, संसद में इस पर चर्चा हो। जो ट्रेड डील सरकार कर रही है मनमाने तरीके से, संसद को विश्वास में लिया जाए, विपक्षी दलों को विश्वास में लिया जाए और ये मनमाने तरीके से डील करके देश पर थोपा ना जाए, किसानों पर ना थोपा जाए, डेयरी उत्पादकों पर ना थोपा जाए, टेक्सटाइल सेक्टर्स पे ना थोपा जाए। ये एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है, इस तरह के बड़े कदम उठाने के पहले क्या ये सरकार को नहीं करना चाहिए? दूसरा, क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतनी चाहिए सरकार को? जो वो छिपा कर सारी चीज़ें कर रही है, 8 महीने से डील हो रही है, डील पर बातचीत हो रही है, कभी कोई बात शेयर नहीं की गई, और जब डील होने की सूचना भी अमेरिका से आती है, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके बताते हैं और डिटेल्स भी वहीं से आ रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि क्या मोदी सरकार, भारत सरकार देश को अंधेरे में रखकर कोई ऐसी डील करने जा रही है जो देश के लिए बहुत ही घातक साबित होगी, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी हमारे देश के उत्पादकों को ठप कर देगी और विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी। और जो हमारे एक पॉलिसी मैटर है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को के खिलाफ, उसमें भी क्या सरकार कंप्रोमाइज़ कर रही है, ये भी इस पूरी डील से सवाल जुड़े हुए हैं। तो अभी शुरुआत हो रही डील की, तब इतनी शंकाएं हैं, इतने सारे प्रश्न हैं। राहुल गांधी ने जो 5 प्रश्न किए हैं वो बहुत सटीक प्रश्न हैं, उनके जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, पीयूष गोयल को देना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सरकार जवाबदेही में यकीन नहीं करती है, इसलिए हो सकता है हमें उसके जवाब न मिले, और जब जवाब नहीं मिलते हैं तो किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि सरकार जो छिपा रही है वो सच सच बताए, और अगर उनमें कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको बदलवाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।